इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटा से लड़की का ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है से उसके मौत से हमने क्या सीखा? मुख्यमंत्री हैं, उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल है, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, किससे फांसी मांग रही है। দুটো ঘটনা যদি কখনো ঘটে আমরা সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নিই। আমরা চাই এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে, তার জন্য ফাঁসির দাবি করছি যে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক, যাতে আগামী দিন কেউ এ কাজ করতে সাহস না পায়। हमारे कानून में जो भी बदलाव है उसमें काम का क्या? आज भी हम 2012 में ही खड़े हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इन सबके बीच सीबीआई की जांच भी जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों ने बताया कि अब तक उन्होंने पीड़िता के 3 साथी डॉक्टरों से पूछताछ की है। इन डॉक्टरों से इस आधार पर पूछताछ की गई कि जिस रात अपराध हुआ उस रात के बारे में उन्हें क्या पता है। इसके अलावा साथी डॉक्टरों से यह भी पूछा गया कि जब उन्होंने पीड़िता डॉक्टर के साथ डिनर किया तो क्या हुआ। सभी के बयानों को सीबीआई ने दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने यह भी पूछा कि उस रात पीड़िता को आखिरी बार किसने देखा था। सीबीआई ने आरजीकर अस्पताल के सिक्योरिटी सुपरवाइजर समेत 10 लोगों को तलब किया है जो अपराध के दिन ड्यूटी पर थे। इसके अलावा घटना की रात ड्यूटी पर मौजूद कुछ गार्ड्स को भी तलब किया गया है। सीबीआई ने ड्यूटी रोस्टर के साथ सुपरवाइजर को भी तलब किया है ताकि पता लगाया जा सके कि किस मंजिल पर कौन ड्यूटी पर था। अस्पताल द्वारा पहले निलंबित किए गए 2 अस्थायी सुरक्षा गार्डों को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इसके अलावा सीबीआई ने शुक्रवार दोपहर को पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से काफी देर तक पूछताछ की। डॉक्टर घोष शुक्रवार दोपहर 3 बजे सीबीआई कार्यालय पहुंचे और शनिवार तड़के 3 बजे के बाद वहां से गए, यानी 24 घंटे तक सीबीआई दफ्तर में रहे। डॉक्टर संदीप घोष को आज फिर सीबीआई ने तलब किया। जांच एजेंसी ने यह जानने की कोशिश की कि उस रात संदीप घोष कहां थे। जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका बयान दूसरों के बयान से मेल खाता है या नहीं। दरअसल 8 और 9 अगस्त की दरमियान रात में कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। सरकारी आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात 31 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर का 8 और 9 अगस्त की रात कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। वह बेहोशी की हालात में सेमिनार हॉल में मिली थी। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसके शरीर पर कई चोटों के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसे पुलिस ने पीड़िता के परिवार को सौंपा था। इस रिपोर्ट में हत्या से पहले सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बात कही गई है। बताया गया कि पीड़िता की हत्या गला घोट कर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोटा था। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। सुबह में मेरा लड़की ड्यूटी में गया था, 8:10 से घर से निकले। उसको ओपीडी था हॉस्पिटल में, ओपीडी करके रात डाउन देना था, देना हॉटस्पॉट पे है। वो 5-6 बज जाता है का काम करने के लिए। 5 बजे माँ के साथ बात हुआ था, फिर 11:15 का टाइम में भी माँ से बात हुआ था। वो बोला जी हम लोगों का 4 आदमी का खाना आया है, हम लोग खाना खा रहा है, आप लोग खाना खा के सो जाइए। तो ऐसे ही बात होता था। सुबह में हम घर में नहीं था, हम काम में था। वो लड़की मेरा माँ को उठकर माँ को फोन किया था। माँ बार-बार फोन कर रहे थे, फोन रिंग हो रहा था, लेकिन कोई उस टाइम तो मेरा लड़की गुजर ही गया है। हमको सबसे दिक्कत का प्रश्न यह है कि रात 3 बजे से सुबह 10 बजे तक किसी का जो ऑन ड्यूटी डॉक्टर है उसका किसी को जरूरत नहीं पड़ा। यही एक हमारा सत्य ना गया मन में। सीबीआई ने आरजीकर का सुपर का अरेस्ट किया, इस बारे में क्या? इस बारे में तो कुछ नहीं बोलेंगे। आज जो विचाराधीन विषय है
इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते सर, हैं। जो कार्यवाही चल रही है कि आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, उसके बारे में हम क्या बोलेंगे, हम क्या जानते हैं उसके बारे में। वो लोग जो अच्छे समझते हैं वही करेंगे। और सर, जो उसके बाद हमने देखा कि नेशन वाइड इंटरनेशनली इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं हर जगह, यहाँ पर भी महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया है, उसके बाद जो वैंडलिज्म हुआ है, क्या उसके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? जो रास्ते में जितना आदमी है वो मेरा लड़का लड़की समान है। हमको लगता है वो मेरा लड़का लड़की बन गया। अभी हमारा एक लड़की चला गया, इतना करोड़ लड़का लड़की मेरा साथ आ गया। यही मैं इसको, उसने मेरा हिम्मत बहुत बढ़ा दिया। हमको इसलिए लगता है कुछ ना कुछ मिलेगा हमको। बिल्कुल सर, वो तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इंटरनेशनली से मैं खुद नेशनली आई हूँ, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो जस्टिस की मांग है, ये हर जगह चली गई है, हर कोई सड़क पे। मैं खुद यहाँ बंगाल की बेटी हूँ जो नोएडा से आई है इंसाफ दिलाने के लिए। सर, अगर आप और कुछ कहना चाहें इस बारे में? क्या बोलूं उसके बोलिए। आपको हमका मन में कोई प्रश्न नहीं है। आप कुछ बोलेंगे, जो आएंगे दिल में वो बोल देंगे। सर, कभी आपकी बेटी ने ये कहा, शिकायत की कि कॉलेज में उन्हें कोई दिक्कत थोड़ा है? उसका दिक्कत था कॉलेज में, पूरा डिपार्टमेंट, इसलिए डिपार्टमेंट को हम बोला है, डिपार्टमेंट पूरा सस्पेक्ट में है। हम क्या बोला, 7 घंटे से लड़की का ऑन ड्यूटी ऑन कॉल में डॉक्टर है, उसको 7 घंटा में किसी का जरूरत नहीं पड़ा। कभी कभी दिन में ऐसा होता है उसको खाना खाने का टाइम नहीं मिलता है पेशेंट के लिए। हमने नेशनली भी देखा है कि डॉक्टर्स की जो स्थिति है भारत में, वो काफी खराब है, उन्हें काफी ओवर टाइम भी करना पड़ता है। हाँ। और नीट के एग्जाम, जो इतनी कठिन एग्जाम होती है, वो सब कुछ देखकर जब एक डॉक्टर बनता है और उनके वर्क प्लेस में ऐसा कुछ होता है, क्या यूजुअली आपकी बेटी को 36 आवर्स की ड्यूटी ही मिलती थी, नाइट शिफ्ट? सप्ताह में एक दिन तो मिलता था, फिर महीना में एक्स्ट्रा एक दिन होता है। जी सर। महीना में 5 तो ऐसे ड्यूटी मिलता था। कुछ दिन और जो इंटर्न था 3 दिन 4 दिन टाना ड्यूटी मिलता था। एक डॉक्टर कैसे ट्रीटमेंट कर सकता है? उसको दिमाग ठंडा रखे, उसको थोड़ा गलती चलेगा नहीं, 100% करेक्ट सब करना पड़ेगा। कैसे करता है वो तो लोग जानता है। कुछ दिन से दिखाई उसका जा रहा है, दिमाग इतना ठंडा था तो उस लोगों का। कुछ दिन से दिखाई जा रहा है जब पूरा हॉस्पिटल बंद है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वो जो लड़का लड़की ये सब कर रहा है, हम उसको साथ है। वो मूल लोग, उनका कॉलीग और मेरा बेटी समान है सब। मेरा बेटी का कुछ आत्मा में शांति मिले, उसका भी कोई प्रोटेस्ट मिले, इसलिए कर रहा है। आरजीकर हॉस्पिटल में जो भंगचूर हुआ है, इसके बारे में कुछ हम नहीं जानता है, हम कुछ नहीं बताते। ममता बनर्जी आज भी बोला है कि मैंने 1 हफ्ता टाइम मांगा था, इससे पहले सीबीआई को दे दिया गया। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का लगा के सोचे कि हमें देना चाहिए, इसलिए हमने देना है, देखिए और क्या। बस सीबीआई से और बात हुई है क्या? एक दिन बात हुआ, कल आया था। क्या बोला? वो सब बोला जो इसका विचाराधीन विषय, ये बोलने का बाहर में अच्छा नहीं है, बोलने का माना भी है। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या का मामला सामने आने के बाद से देश भर में गुस्सा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस घटना तथा उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में आज सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। ओपीडी काम नहीं करेंगे और वैकल्पिक सर्जरी नहीं की जाएगी। आईएमए ने कहा है कि यह सेवाएं उन सभी क्षेत्रों में बंद की जाएंगी जहां आधुनिक चिकित्सा डॉक्टर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बयान में कहा गया है कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए क्रूर अपराध और स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर की गई गुंडागर्दी के बाद भारतीय चिकित्सा संघ ने शनिवार को सुबह 6 बजे से रविवार को सुबह 6 बजे तक 24 घंटे के लिए आधुनिक चिकित्सा के डॉक्टरों की सेवाओं को राष्ट्रव्यापी रूप से बंद करने की घोषणा की है। आरजीकर अस्पताल की घटना के अभियुक्त को रविवार तक फांसी दे दी जाए। बांग्लादेश की तरह यहाँ मेरी सरकार को भी गिराने की कोशिश चल रही है। मुझे सत्ता का कोई लालच नहीं है। इस घटना पर सीपीएम और भाजपा राजनीति कर रही है। आरजीकर अस्पताल पर हमले के पीछे भी वाम और राम का ही हाथ है। दरअसल यह बयान कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से बीते 2 दिनों के दौरान दिए गए हैं। अमूमन इससे पहले उनको किसी मामले में लगातार ऐसी बयानबाजी करते नहीं देखा गया है। इससे राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता इस घटना की वजह से भारी दबाव में है? क्या उनको अपने सबसे बड़े वोट बैंक के बिखरने का खतरा नजर आ रहा है? क्या अपने तीसरे कार्यकाल में उनको पहली बार ऐसी कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? अभियुक्त को फांसी की सजा की मांग को लेकर शुक्रवार शाम को ममता के सड़क पर उतरने से इन चर्चाओं को और सवालों को भी बल मिल गया है।
अमूमन वो किसी घटना के विरोध में सड़क पर नहीं उतरती। चुनावी पद यात्राओं को छोड़ दें तो आखिरी बार उनको एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में ही इस तरह सड़क पर उतरते देखा गया था। इस घटना के बाद जहां सरकार और पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है, वहीं रिक्लेम द नाइट की अपील पर राज्य के करीब 300 स्थानों पर महिलाओं के स्वतः स्फूर्त जमावड़े और विरोध प्रदर्शन के कारण उनके इस सबसे मजबूत वोट बैंक के बिखरने का भी खतरा पैदा हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि फिलहाल राज्य में कोई चुनाव भले ही नहीं हो, विपक्ष इस मुद्दे को भुनाने और अगले विधानसभा चुनाव तक इसे जीवित रखने की कोशिश जरूर करेगा और यह कोशिशें शुरू भी हो गई हैं। इस बीच आपको ये भी बता दें कि कोलकाता के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के बाहर बुधवार देर रात भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया था। देखते ही देखते भीड़ ने तोड़फोड़ शुरू कर दी, बैरिकेड्स पर चढ़कर घंटों गुंडागर्दी करते रहे। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इसका मकसद क्या था, इसका मास्टरमाइंड कौन है। देश बुधवार रात से कोलकाता की भयानक तस्वीरें देख रहा है। सबसे ज्यादा चुभने वाली बात यह है कि इस रेप, मर्डर और गुंडागर्दी वाले अपराध को राजनीतिक रंग देने के लिए राम का नाम घसीटा जा रहा है। कोलकाता में हुए उपद्रव पर वाम और राम वाला नया नैरेटिव दिया जा रहा है। ये नैरेटिव देने वाला कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, जिन पर इंसाफ को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, जिनसे जनता को कार्रवाई की उम्मीद है, जिनसे डॉक्टर्स इंसाफ मांग रहे हैं। वो खुद ही वाम और राम पर दोष डालकर मामले को रफा दफा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोलकाता में कल रात को जो भी हुआ उसके पीछे कुछ राजनीतिक ताकतों का हाथ है। इसमें वाम और राम शामिल हैं। ये उस प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं जहां एक ट्रेनी डॉक्टर का रेप हुआ और हत्या हुई, वो भी अस्पताल के अंदर। इस पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में सवाल है, ममता बनर्जी रेप, मर्डर और गुंडागर्दी पर राम का नाम क्यों ले रही हैं? क्या प्रशासन की नाकामी को छिपाने के लिए धार्मिक एंगल दिया जा रहा है? क्या वाम और राम से मुद्दे को भटकाने की कोशिश हो रही है? कोलकाता में जहां उपद्रव देखने को मिला, वहीं आज से ठीक 10 दिन पहले 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। इस दर्दनाक और शर्मनाक वारदात पर देश भर में गुस्सा है। कई शहरों में डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इंसाफ की इसी जंग के बीच कुछ उपद्रवियों ने ऐसा उत्पात मचाया जिससे पश्चिम बंगाल की पुलिस, कानून व्यवस्था और सत्ता सवालों के शिकंजे में आ गई। सवाल उठना स्वाभाविक भी है, लेकिन ममता बनर्जी पहले ही वाम और राम वाली ढाल लेकर सवालों के सामने खड़ी हो गई हैं। तो चलिए इस पर थोड़ा और रोशनी डालते हैं। रात करीब 1 बजे 1000 लोगों ने आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के बाहर हंगामा शुरू कर दिया, तोड़फोड़ शुरू कर दी, बैरिकेड पर चढ़कर घंटों गुंडागर्दी करते रहे। कहानी ये है कि कोलकाता में रिक्लेम द नाइट कैंपेन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि लेडी डॉक्टर से रेप हत्याकांड पर इस बार महिलाएं प्रदर्शन करेंगी और अपनी आजादी की सुरक्षा की मांग करेंगी। 14 अगस्त की रात 11:55 पर कैंपेन की शुरुआत हुई, लेकिन न्याय की मांग पर बुलाया गया ये प्रदर्शन अचानक से अन्याय के रास्ते पर चल पड़ा। सवाल यही है, इस भीड़ को किसने भेजा है? इसका मास्टरमाइंड कौन है? इसका मकसद क्या है? क्या ये प्रायोजित है? क्या ये अस्पताल में सबूत मिटाने की साजिश है? क्या किसी ने ऐसी कल्पना की थी कि जब देश 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों में जुटा होगा, तब देर रात को देश के एक शहर में ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी? आरोप है कि ट्रकों से लोगों को लाया जा रहा था, बिल्कुल एक सोची समझी साजिश की तरह, जैसे इन लोगों को कहीं से आदेश मिला हो कि जाओ और अस्पताल में जाकर उत्पात मचाओ। सवाल है कि वो चेहरा कौन है? इस खूंखार भीड़ का असली डायरेक्टर कौन है, जिसके इशारे पर ट्रकों में भर भर कर असामाजिक तत्व अस्पताल में भेजे जा रहे थे? सवाल है, आखिर जब उपद्रवी हंगामा कर रहे थे और कुछ लोग अस्पताल में घुस रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे, उस वक्त पुलिस कहां थी? पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? अब तक की जानकारी के अनुसार पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के बीच करीब 40 उपद्रवी अस्पताल परिसर में दाखिल हुए थे। वो पहचान में ना आए इसलिए इलाके और आसपास के कई सीसीटीवी कैमरों को पहले ही नष्ट कर दिया गया था, लेकिन पुलिस ने सीसीटीवी और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए इनमें से कई लोगों की पहचान की है।
कोलकाता पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले से जुड़े कई सीसीटीवी फुटेज बरामद किए गए हैं। इसके जरिए आरोपियों की पहचान की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने तस्वीर जारी कर लोगों से अपील की है। ये कहा है कि अगर इसमें से कोई भी चेहरा कहीं भी दिखे, इनके ठिकाने की जानकारी मिले तो पुलिस को जरूर बताएं। इस हिंसक घटना के दौरान पहले एक खबर ये भी आई थी कि अराजक तत्वों ने अस्पताल की 4थी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल में भी तोड़फोड़ की है। इसी सेमिनार हॉल में लेडी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की गई थी। हालांकि कोलकाता पुलिस ने इस खबर का खंडन किया। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि क्राइम ऑफ सीन सेमिनार रूम है और उसे टच नहीं किया गया है। विनीत गोयल, कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने कहा, मैं सिर्फ अफवाहों के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता। अब मामला सीबीआई को जा चुका है और सीबीआई जांच कर रही है। हम इसे लेकर पूरी तरह पारदर्शी रहना चाहते हैं। हम चाहते थे कि छात्र एक समिति बनाएं और वो समिति बात रखे, लेकिन अभी तक छात्रों ने समिति नहीं बनाई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें कोलकाता पुलिस की गलत छवि पेश की जा रही है। हम हमेशा कोलकाता के लोगों के साथ हैं। हम किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस मामले में बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये तोड़फोड़ ममता बनर्जी द्वारा भेजे गए टीएमसी के गुंडों ने की है। वो सोचती हैं कि पूरी दुनिया में वो सबसे ज्यादा होशियार हैं और लोग उनकी योजना को नहीं समझ पाएंगे। बीजेपी नेता ने ये भी कहा है कि पुलिस ने इन बदमाशों को सुरक्षित रास्ता दिया ताकि ये बदमाश अस्पताल में घुस जाएं और अहम सबूत नष्ट कर दें, जिससे वो सीबीआई के हाथ न लग सके। कोलकाता में 9 अगस्त 2024 की रात हुए बलात्कार और विभत्स हत्या के विरोध में देश भर में उबाल है। डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सड़कों पर उतरकर दोषियों को फांसी देने की मांग कर रही हैं। लेकिन आज से 34 साल पहले हुए कोलकाता के ही एक और रेप व हत्याकांड के दोषी धनंजय चटर्जी को फांसी देने की मांग को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य की पत्नी भी इसी तरह सड़कों पर उतरी थी। कोलकाता में यह रेप और मर्डर कांड 1990 में हुआ था, जिसके दोषी धनंजय चटर्जी को राष्ट्रपति से भी क्षमा नहीं मिली। आज इन प्रदर्शनों को देखते हुए 2012 के दिल्ली निर्भया कांड के बाद उपजे जनाक्रोश की याद आना भी लाजमी है। आम लोगों का गुस्सा और राजनीतिक दलों की सियासत तकरीबन एक समान है। अब जरा सोचिए कि साल 1990 से लेकर 2024 तक 34 सालों में हम वैज्ञानिक तकनीक से लेकर आर्थिक और शैक्षणिक स्तर तक कितने विकसित हो चुके हैं। मंगलयान को भी मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया, लेकिन दरिद्रों की सोच अब भी रसातल में ही है। वह अभी आदिम बने रहना चाहते हैं। उसके माइंड सेट का विकास नहीं हुआ। शायद इनको दरिंदे इसीलिए कहा जाता है। इतने सालों में एक पीढ़ी बुजुर्ग हो जाती है, दूसरी पीढ़ी जवान हो जाती है तो तीसरी पीढ़ी सामने आ चुकी होती है, लेकिन सोसाइटी के बौद्धिक स्तर में कोई अंतर नहीं आ सका। सवाल अहम हो जाता है, इस हालात के आखिर जिम्मेदार कौन? आज हम कोलकाता रेप मर्डर कांड के खिलाफ वैसे ही इनकलाब जिंदाबाद की मुनादी कर रहे हैं, उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मशाले जलाकर बहसें कर रहे हैं, जैसा 2012 से तब तक किया जब तक कि निर्भया के कातिलों को फांसी नहीं मिल गई, या फिर 1990 के कोलकाता रेप और मर्डर कांड के बाद वैसी ही मुहिम चलाई जब तक कि धनंजय चटर्जी को फांसी के फंदे पर लटका नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? महज 2 साल पहले नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो आंकड़ा जारी किया वह चौंकाने वाला था। एनसीआरबी के मुताबिक भारत में हर दिन औसतन 86 बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं और हर घंटे 49 केस महिलाओं पर किए गए अन्य अपराध के होते हैं। आखिर ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? आंदोलन, आक्रोश, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, पक्ष विपक्ष का हल्ला बोल और कानून में बदलाव का क्या नतीजा निकला? रिकॉर्ड के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दिल्ली में दर्ज होते हैं। दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, पूर्ण साक्षर है। माना जाता है बलात्कार की वारदातें सबसे अधिक वहां होती हैं जहां प्रति व्यक्ति आय कम होती है और शिक्षा का स्तर भी औसत से नीचे होता है।
उस लिहाज से राजधानी में तो महिलाओं के खिलाफ का आंकड़ा सबसे कम या कि नगण्य होना चाहिए, लेकिन आंकड़ा बताता है दिल्ली रेप केस में टॉप 5 राज्यों में है। राजधानी में रोजाना 5 से 6 रेप केस दर्ज होते हैं। साल 2012 के दिल्ली निर्भया गैंगरेप और मर्डर कांड के बाद 2013 में केंद्र सरकार ने वर्मा आयोग की सिफारिश पर कानून में बड़े बदलाव किए। छेड़छाड़ और बलात्कार की परिभाषा बदली गई, यौन अपराध का दायरा बढ़ाया गया ताकि सोसाइटी में महिला सम्मान के प्रति जागरूकता बढ़े। दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की सिफारिश की गई ताकि अपराधियों में भय हो। निर्भया कांड के दोषियों को लंबी सुनवाई के बाद फांसी भी हुई, लेकिन हालात नहीं बदले। चौंकाने वाली बात यह है कि हाई प्रोफाइल निर्भया गैंगरेप केस के दौरान ही दिल्ली एनसीआर में बलात्कार के केस रजिस्टर हो रहे थे। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा चौंकाने वाला है। दिल्ली में जिस साल निर्भया कांड हुआ उस साल देश में 24,923 बलात्कार के केस दर्ज हुए थे। इसके बाद 2013 में यह आंकड़ा बढ़ गया जो कि 33,707 तक पहुंच गया। इसके बाद साल दर साल रेप का आंकड़ा बढ़ता ही गया। 2014 में 36,735, जबकि 2015 में 34,651 और 2016 में 38,946। साल 2016 का ये आंकड़ा अब तक सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बाद ही बलात्कार की संख्या घटी नहीं। साल 2021 में देश में 31,677 तो 2022 में 31,516 रेप केस दर्ज किए गए। मौजूदा दौर की तरह ही 1990 के हेतल पारेख बलात्कार और हत्या मामले में भी खूब हंगामा मचा था। तब पश्चिम बंगाल में बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार थी। उनकी पत्नी ने भी हेतल के दोषी को फांसी देने की मुहिम चलाई थी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा को बरकरार रखे जाने के बाद दोषी धनंजय चटर्जी के परिवार ने जब राष्ट्रपति से दया याचिका की गुहार लगाई तो फांसी की मुकर्रर तारीख 25 जून 2004 को आगे बढ़ा दिया गया, जिसके खिलाफ सड़कों पर गुस्सा उबल पड़ा। हालांकि तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने दया याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद 14 अगस्त 2004 को धनंजय चटर्जी को रेप और नृशंस हत्या के जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया। यह केस भी निर्भया केस की तरह काफी लंबा चला, करीब 14 साल। वारदात 5 मार्च 1990 की है। धनंजय चटर्जी कोलकाता में भवानीपुर के जिस अपार्टमेंट में गार्ड के ड्यूटी करता था, उसी अपार्टमेंट में पीड़ित पारेख परिवार सन 1987 में रहने आया था। उस दिन नाबालिग हेतल पारेख सुबह सुबह परीक्षा देने निकली थी। परीक्षा देकर जब घर लौटी तो कुछ घंटे के बाद उसकी मां ने पाया कि उसके साथ बड़ी वारदात हुई है। हेतल को डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जांच पड़ताल पूछताछ में गार्ड धनंजय चटर्जी का नाम सामने आया और फिर उसकी गिरफ्तारी हुई। ये वारदातें यह बताने के लिए हैं कि कानून तो हमने खूब सख्त बना लिए, नारे भी खूब लगा लिए, प्रदर्शन भी जमकर कर लिए, लेकिन राजनीति भी की, सरकारें बना ली और गिरा भी दी, लेकिन अपराध पर लगाम नहीं लगा पाए। सवाल वही है, आखिर क्यों? इधर निर्भया की मां ने भी इस घटना पर कई सवाल खड़े किए हैं। आइए चलते चलते उसे भी सुन लेते हैं। सबसे पहले तो मैं ये अपने तरफ से ये कहना चाहूंगी कि जो बच्ची के साथ घटना हुई है, उसके साथ जो दरिंदगी हुई है, जो भी मुजरिम उसमें शामिल है, एक है या एक से ज्यादा है, उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जल्द से जल्द उनको सजा मिले। लेकिन आज 6 दिन हो गया, न पुलिस और अभी सीबीआई तो कल से लगी है, अभी कोई डिसीजन पे नहीं पहुंचा गया कि नहीं उस बच्ची के साथ एक था या और कोई शामिल है, या उसको कैसे इंसाफ मिलेगा, ये सोचना बहुत दूर की बात है। जो भी हालात वहां पैदा हुए हैं कि डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं कि नहीं हमको सपोर्ट चाहिए, हमको सुरक्षा चाहिए, उस बच्ची को इंसाफ चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हॉस्पिटल के अंदर उस बच्ची के साथ घटना हुई है, ये बहुत सोचने का विषय है। बहुत अफसोसजनक है कि हॉस्पिटल के अंदर जहां बच्ची ड्यूटी कर रही है, मरीजों के साथ काम कर रही है, मरीजों की सेवा कर रही है, उनका इलाज कर रही है,
और वहीं पे उसके साथ इतना घिनौना अपराध हो रहा है। तो अगर कहते हैं कि डॉक्टर भगवान होते हैं, अगर हॉस्पिटल के अंदर खुद जहां वो ड्यूटी पे है और वहां वो सुरक्षित नहीं है, तो आप आम महिलाएं और बच्ची के लिए क्या सोच सकते हैं। लेकिन सबसे दुर्भाग्यजनक ये है कि जो वहां पे हालात पैदा हुई है, सरकारें एक दूसरे पे थोप रही हैं, प्रदर्शन कर रही हैं, बजाय कि वो उस केस पे काम करे, महिला सुरक्षा पे बात करें, अपने कानून में जो भी कमियां हैं उसको पूरा करें। लेकिन नहीं, वहां पे तो जिनके जो मुख्यमंत्री हैं उनके अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके अंदर सारे उनके रूल हैं, पुलिस है, और वो नहीं समझ आ रहा है कि वो किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे, किससे फांसी मांग रही हैं। रूल तो उनके हाथ में है, कानून वो उनके हाथ में है। कम से कम वो लोअर कोर्ट तक केस को साफ सुथरा सरकार पहुंचा सकती है। तो चिंताजनक है कि जो भी वहां डॉक्टर्स आवाज उठा रहे हैं उस बच्ची के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, उनको दबाया जा रहा है। उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए हॉस्पिटल के अंदर एक भीड़ आती है, तोड़ फोड़ करती है, मारपीट करती है, उनको धमकी देती है नर्सों को कि हम उसी डॉक्टर की तरह हालात करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि हम सबको इस पे मिलके सोचने की जरूरत है, सरकार को सोचने की जरूरत है कि आज भी जब भी कोई घटना होता है निर्भया का नाम आता है, लेकिन निर्भया की घटना से, उसके मौत से हमने क्या सीखा है, हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आया, हमारे कानून में जो भी बदलाव उस पे काम का क्या हुआ। आज भी हम 2012 में ही खड़े। तो हम यही चाहते हैं कि जो भी हमारे देश के डॉक्टर्स बाहर रोड पे हैं उनको इंसाफ मिले, उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस माँ बाप को इंसाफ मिले, क्योंकि ये घिनौना जो अपराध हुआ है, जो उनके माँ बाप के बयान आ रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ और कह रही है, जिस तरह से बच्ची के साथ बर्बरता हुई है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि हम लोगों के नजरे से कुछ छिपा हुआ है, वो बाहर आना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही है, तो उस तरह से तो लग रहा है कि बच्ची के साथ कुछ और ही हुआ, उसमें कुछ कोई और भी शामिल है, क्योंकि एक आदमी इतना काम नहीं कर सकता अकेले। तो हम यही चाहेंगे कि जो भी हुआ, बच्ची अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसके माँ बाप को इंसाफ मिले। जो हमारे डॉक्टर्स बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको जो भी मांगे हैं सरकार उनकी मदद करे। आज 6 दिन हो गया, अब कहीं कोई उस केस में कुछ भी निकल के नहीं आ रहा है। अभी एक मुजरिम पकड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं इसमें जो कुछ है केस में लग रहा है कि नहीं कोई और शामिल है, तो इस पे जांच होनी चाहिए और जल्द से जल्द चीजें सामने आने चाहिए, तभी तो केस आगे बढ़ेगा। तभी तो 6 दिन हो गए, अब कुछ भी सामने नहीं आया, तो उसके माँ बाप को संतोष कैसे होगा? जो डॉक्टर्स बाहर हैं उनको कैसे, क्या आप कहेंगे, क्या जवाब देंगे? तो ये सरकार का फर्ज बनता है कि उस बच्ची के साथ जो घिनौना अपराध हुआ है, उन सारे मुजरिमों को, जो भी इसमें शामिल है, सबको अरेस्ट किया जाए, सबको सजा हो, और जो डॉक्टर्स बाहर बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं, उसको सरकार आश्वस्त करे कि नहीं, हम आपकी मांग पूरे करेंगे, आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, तभी जाके हालात सुधरेंगे। और उम्मीद करते हैं कि बच्ची को जल्द से जल्द इंसाफ हो।